नमस्कार। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है इरिथ्रोपोएसिस। तो ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है, पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी हमारे शरीर में बनती कैसे है। इरिथ्रोसाइट हम किसको बोलते हैं, आरबीसीज को बोलते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा आता है। देखते हैं सबसे पहले क्या है डेफिनीशन। सॉरी, इरिथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो इसके इरिथ्रोपोएसिस में तीन चीजें आती हैं। पहला क्या है ओरिजिन, दूसरा क्या है डेवलपमेंट, तीसरा क्या है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन किसका, इरिथ्रोसाइट्स का। इरिथ्रोसाइट मीन्स क्या है, आरबीसी। तो इरिथ्रोपोएसिस क्या कहलाएगा, इरिथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। आगे एक शब्द आता है हीमोपोएसिस और हीमेटोपोएसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ऑल ब्लड सेल। ऑल ब्लड सेल्स का मतलब क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तीनों ब्लड सेल्स का बनना क्या कहलाता है आपका, हीमोपोएसिस और हीमेटोपोएसिस। तो अंतर याद करके रखिएगा। अगर इरिथ्रोपोएसिस पूछा जा रहा है तो केवल आरबीसी के रूप में आंसर करना है, और अगर हीमोपोएसिस पूछा है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको आपको बताना होगा। इसके आगे देखते हैं साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। आखिर इरिथ्रोपोएसिस हमारे शरीर में बनता कैसे है, कहाँ पे होता है। देखिए, इन फीटल स्टेज, फीटल स्टेज यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, या जेस्टेशनल फेज में क्या होता है, द इरिथ्रोपोएसिस अकर इन 3 स्टेजेस। पहला क्या है, मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज क्या होता है, जो जेस्टेशनल पीरियड होता है 9 मंथ का, उसके पहले 2 मंथ तक, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ मतलब यूट्रस, यूट्राइन मतलब होता है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। इंट्रायूट्राइन यानी यूट्रस में रहते हुए पहले 2 महीने में गर्भ में जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द मीजेनकाइम ऑफ यॉर्क सैक। फ्रॉम द मीजेनकाइम ऑफ यॉर्क सैक, जो यॉर्क सैक होता है उसके मीजेनकाइम से होता है। और मीजेनकाइम अपने आप में क्या है, प्लूरिपोटेंसी होती है, कि स्टेम सेल होती है। देन उसके बाद क्या आता है, सेकेंड स्टेज विच इज नोन एज हिपैटिक स्टेज। इट इज फ्रॉम द 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। तीसरे महीने के बाद क्या होता है, क्या मेजर ऑर्गन होता है, लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस आरबीसी। स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इरिथ्रोपोएसिस। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे, लीवर है, स्प्लीन है और लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो बेसिक क्या होता है, हम यहाँ पे लीवर को ही कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक स्टेज। देन उसके बाद आता है माइलॉइड स्टेज। ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ द आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेड बोन मैरो एंड द लीवर। यानी लीवर तो था ही, साथ में क्या होता है, माइलॉइड स्टेज में रेड बोन मैरो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं फॉरवर्ड फॉर द इरिथ्रोपोएसिस। ये हो गया आपका इन द फीटल लाइफ। इसके बाद देखते हैं इन न्यू बॉर्न बेबीज एंड ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। बाद में स्पेशल साइड हो जाती है, वो क्या होती है, रेड बोन मैरो। इस रेड बोन मैरो में भी देखिए कुछ अंतर है जिसको पढ़ना है। देखिए, अप टू द 20 ईयर ऑफ द एज, 20 साल की एज तक क्या होता है, आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन। सभी बोन्स की, लगभग सभी बोन्स की जो बोन मैरो होती है वहां से आरबीसी बनती है, स्पेशली लॉन्ग बोन एंड ऑल द फ्लैट बोन। ठीक, आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल के बाद क्या होता है, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेनस बोन लाइक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन एंड स्कल बोन, एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, जो सॉफ्ट होता है उसमें बनता है। ठीक, आफ्टर द 20 ईयर ऑफ द एज द सॉफ्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग बोन्स बिकम येलो। ठीक, तो क्या होता है कि जो हमें पता है उसमें हेड होता है, बीच में सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर
इरिथ्रोपोइसिस की क्षमता कम हो जाती है और एंड पोर्शन में थोड़ा बहुत जो बचता है वह वहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, ये रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, रेड येलो बोन मैरो से, बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन एंड लूजेज द इरिथ्रोपोएटिक फंक्शन। इरिथ्रोपोइसिस इसके आगे नहीं कर पाता है वो, इतना हमको याद रखना है। तो 20 साल की एज तक क्या है, लगभग सभी बोन्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं और आफ्टर 20 के बाद स्पेशल वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला और इलियक बोन्स होती हैं, स्कल होता है और अब बाकी अन्य जगहों पे क्या होता है, येलो बोन मैरो से वो रिप्लेस हो जाता है। इन एडल्ट में क्या होता है, कुछ कंडीशन देखिए। इन एडल्ट लीवर एंड स्प्लीन में प्रोड्यूस द ब्लड सेल इफ बोन मैरो इज डिस्ट्रॉयड और फाइब्रोज। अगर बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फाइब्रोस्ट हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, लीवर और स्प्लीन जिसके जो फीटल स्टेज में इरिथ्रोपोइसिस कर सकते थे वो दोबारा अपना फंक्शन रीगेन कर लेते हैं स्पेशल कंडीशन में। कलेक्टिवली बोन मैरो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लीवर इन साइज एंड वेट, उसके लीवर के बराबर ही होता है। इट इज आल्सो एक्टिव एज अ लीवर। ठीक, दो बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल, comparatively 75% of the bone marrow involved in the production of leukocyte and only 25% are involved in the production of the RBC। कारण क्या है कि आरबीसी जो होता है वह उसकी लाइफ स्पैन 120 डेज होती है और इसलिए एक बार अगर बन जाता है तो क्या होता है 120 दिन तक चलता है और जो आपका 1 to 10 डेज तक कम से कम ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन होती है। इसलिए क्या होता है वो जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए ज़्यादा बोन मैरो का हिस्सा जो होता है वह डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। रेड बोन मैरो प्रोडक्शन में केवल 25% ही बोन इन्वॉल्व होती है, किसकी, रेड बोन मैरो की। ठीक है, ये अंतर याद रखिएगा। वही दिया है, लाइफ स्पैन ऑफ erythrocytes are 120 days whereas the life span of leukocyte is very short ranging from 1 to 10 days, so the leukocyte need larger production than the erythrocyte to maintain the required number। ठीक है, और 4000 to 11000 इनका नंबर होता है, तो अगर तेजी से नष्ट होंगे तो बहुत जल्दी इनकी संख्या शून्य हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां हमको पकड़ सकती हैं। ऐसे में क्या होता है, लगभग 75% जो है रेड बोन मैरो जो है इन्वॉल्व है डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन में और 25% ही आरबीसी के प्रोडक्शन में लगा होता है। प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस क्या है, स्टेम सेल आर द प्राइमरी सेल कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। पहले आप ये समझिए स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है किसी अन्य सेल में डिफरेंशिएट होने की, कन्वर्ट होने की। तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल आर द प्रिमिटिव सेल इन द बोन मैरो विच गिव राइज टू द ब्लड सेल। ठीक, हीमोपोएटिक स्टेम सेल इसको बोलते हैं क्योंकि यह ब्लड सेल्स बनाती हैं। हीमोपोएटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो इज कॉल्ड अनकमिटेड। अनकमिटेड क्या है, ये आरबीसी बना सकती है, डब्ल्यूबीसी बना सकती है, प्लेटलेट्स भी बना सकती है। जब ये डब्ल्यूबीसी वाली डब्ल्यूबीसी बनाएंगी तो उसको हम लोग कमिटेड स्टेम सेल बोलते हैं और ये क्या है, एक बिल्कुल प्राइमरी लेवल का स्टेम सेल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, PHSC। PHSC is the defined as the cell that can give rise to the all type of the blood cell। याद रखिएगा, PHSC pluripotent hemopoietic stem cell are the stem cell which are uncommitted but this is the mother cell of all the blood cells। In early stage the PHCs are not designated to form the particular type of blood cell and it is also not possible to determine the blood cell। शुरुआत में पता नहीं किया जा सकता, सेल टू डेवलप फ्रॉम दीज सेल्स, हेंस द नेम अनकमिटेड PHSC, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट का मतलब भी यही होता है जिसके पास क्षमता हो डिफरेंशिएट होने की। In adult, only few number of these cells are present, but the base source of these cells are umbilical cord blood।
अम्बिलिकल कार्ड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, वह अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं, इसलिए उनको प्रिजर्वेशन का भी कार्य किया जाता है। अम्बिलिकल कार्ड प्रिजर्वेशन हम इसको बोलते हैं। When the cells are designated to form a particular type of blood cell, the uncommitted PHC are called now committed PHSC। अब इसको क्या बोलते हैं, कमिटेड, यानी कि वह स्पेशलाइज्ड हो गई फॉरवर्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, committed PHSC defined as a cell which is restricted to give rise to one group of the blood cell। one group मतलब या तो आरबीसी या तो डब्ल्यूबीसी या तो प्लेटलेट। committed PHC are two type। अब यहाँ स्पेशल चीज है, इसको याद रखिएगा। committed PHSC are two type। पहला क्या है, लिम्फोइड, दूसरा क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग। लिम्फोइड सिस्टम स्टेम सेल जो होता है विच गिव राइज टू, पहला क्या देता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज ए पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। एंड दूसरा क्या है, नेचुरल किलर सेल, इट इज हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट विच गिव राइज टू माइलोइड सेल। माइलोइड सेल आर द ब्लड सेल अदर देन द लिम्फोइड साइट। लिम्फोसाइट को छोड़ करके बाकी सारा जो बनता है वह माइलोइड सेल से बनता है। व्हेन ग्रोन इन कल्चर दीज सेल्स फॉर्म कॉलोनीज, हेंस द नेम कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। अब PHSC जो हो गया दो तरह का हो गया, पहला लिम्फोसाइट स्टेम सेल यानी जो लिम्फोसाइट बनाएगा, और दूसरा क्या हो गया, ब्लास्टोसाइट जो रेस्ट जो सेल्स हैं उनको बनाने में हेल्प करेंगे। डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग सेल, ये देखिए कॉलोनी फॉर्मिंग सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट CFUE, जहां पे ई रहेगा। सेल ऑफ दिस यूनिट डेवलप इनटू इरिथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, ये क्या देंगी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट बनाएंगी। दिस सेल गिव राइज टू ग्रेनुलोसाइट यानी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट मींस मोनोसाइट को बनाएंगी, और बाकी लिम्फोसाइट जो है वो पिछला वाला आपने देखा था वहां से बनती है। तीसरे नंबर पे आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट का मतलब ये हो गया प्लेटलेट आर डेवलप्ड फ्रॉम दिस। ठीक, तो ये याद रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए लिम्फाइड से तो लिम्फोसाइट यहां बन गया, और सेल जो थी इरिथ्रोसाइट बन गई, मोनोसाइट बन गई, और ग्रेनुलोसाइट में आपका इओसिनोफिल और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल बन गया। लिम्फोसाइट वहां बन गई थी तो वो कंप्लीट हुआ, मोनोसाइट यहाँ पे बनी है, और कॉलोनी फार्मिंग जो मेगा कैरियोसाइट वो प्लेटलेट बना लेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ स्टेम सेल से इसके फॉर्मेशन का। अब एक देख लीजिए, एक डायग्राम से और समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक सेल। ठीक, PHSC क्या है ये, अनकमिटेड वाला। उसके बाद क्या होगा, कमिटेड PHSC आएगा। इसमें क्या आएगा, एक लिम्फोइड स्टेम सेल बनेगा, जिससे क्या बनेगा, लिम्फोसाइट बनेगा। ठीक, अब यहां आते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनेगा। ब्लास्टोसाइट से सारी सेल्स हमको बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, चलिए प्लेटलेट बना लेते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट से बनेगा आपका प्लेटलेट। फिर आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट से क्या बनेगा, आरबीसी। ठीक, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में तीन चीजें होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल बनेगा, और दूसरा क्या है, मोनोसाइट्स बन जाएंगी। लिम्फोसाइट आपका यहां बन गया। इस तरह हम देखते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। एब्रीवेशन था उसका, ये एक्सप्लेनेशन है। चेंजेस ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस के दौरान क्या बदलाव होता है ये हमको पता होना चाहिए। इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले जो आरबीसी होता है वो जनरली क्या उसकी साइज होती है, 7.2 माइक्रोन, बाइकॉन्केव होता है यानी डंबल शेप होता है। ये उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और न्यूक्लियराई भी नहीं होता है, और वो न्यूक्लियस इज रिप्लेस्ड बाय द हीमोग्लोबिन। तो ये चीजें होती हैं। इवेंट हम देख लेते हैं।
सबसे पहले सेल्स ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ईओसी, हम इरिथ्रोसाइट पढ़ना है तो इरिथ्रोसाइट के बारे में देखते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेज एंड फाइनली बिकेम द मैच्योर आरबीसी। तो मैंने आपको मैच्योर आरबीसी का कैरेक्टरिस्टिक समझा दिया। ड्यूरिंग दीज स्टेजेस 4 इंपॉर्टेंट चेंजेज आर नोटिस्ड। पहला क्या है, रिडक्शन इन द साइज। पहले ये 25 to 20 to 25 माइक्रोन का होता है, बाद में रिड्यूस होकर के कहाँ पहुंचता है, अप टू 7.2 माइक्रोन। दूसरे नंबर पे क्या होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। देन वहां पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे अपीयरेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आ जाता है। आरबीसी का रेड कलर भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, चेंज इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्म। वह बेसोफिलिक से एसिडोफिलिक की तरफ जाता है। तो ये 4 चेंजेज आते हैं। इसको हम लोग देखते हैं किन किन स्टेज में थोड़े थोड़े ये बदलते हैं। इरिथ्रोपोएसिस के कुल 6 स्टेज होते हैं। पहला क्या है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। दूसरा क्या है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तीसरा क्या है आपका, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। चौथे नंबर पे लेट नॉर्मोब्लास्ट। 5वें नंबर पे रेटिकुलोसाइट। 6ठे नंबर पे मैच्योर इरिथ्रोसाइट। तो रेटिकुलो इंडोसाइट और मैच्योर इरिथ्रोसाइट इसको आप एक जैसा ही समझिए, ठीक। अब हमें इसको समझना है, तीसरे नंबर पे हमेशा याद रखिए क्या है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, सब नॉर्मोब्लास्ट है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट से पहले क्या आता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उसके पहले क्या आएगा, प्रो, यानी सबसे स्टार्टिंग में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होगा, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होगा, देन इंटरमीडिएट होगा, और इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, लेट। जब यहाँ अर्ली था तो ये क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। और रेटिकुलोसाइट्स और मैच्योर इरिथ्रोसाइट में थोड़ा सा अंतर होता है, अभी हम आगे और डिटेल पढ़ लेंगे। तो याद करने का तरीका क्या है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, देन लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और मैच्योर इरिथ्रोसाइट आर 5वें 6ठे नंबर पे, उसको याद रखिएगा। 5th 6th पे फिर आगे चलते हैं। ये उसी का क्या है, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है, ये आप वैसे भी समझ सकते हैं, यही हम लोग समझे उस डायग्राम में, देख लीजिए। प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक सेल है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स हो गए। और आप ये देखिए, इसमें एक लिम्फोसाइट स्टेम सेल है, तो इससे आपका लिम्फोसाइट बनेगा। लिम्फोसाइट ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ आएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट की 6 स्टेजेज यहाँ हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एंड ये 6ठा मैच्योर। मेगा कैरियोसाइट इसमें क्या है, ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट बन गया। अब आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। तो मोनोसाइट वाला आप देख लीजिए, प्री मोनोसाइट देन मोनोसाइट, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे माइलोब्लास्ट है, तो इसमें प्री माइलोब्लास्ट बनेगा, न्यूट्रोफिल मायोसाइट, न्यूट्रोफिल मेटा माइलोसाइट, देन न्यूट्रोफिल बनेगा। इससे इसी तरह से क्या आ जाएगा, यूसिनोफिल, इससे क्या आ जाएगा, बेसोफिल। अगर इस डायग्राम को आप हटा दीजिए और इस प्रेजेंटेशन को याद कर लीजिए, केवल जो वैल्यू लिखे, वो नेम लिखा हुआ है, इसको आप सीक्वेंस में तैयार कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द हीमोपोएसिस और हीमेटोपोएसिस, तो आप ये फ्लो चार्ट वहाँ बनाएंगे, ठीक। इसके अलावा फिर आगे आप डिटेल जो करना है करिए, लेकिन ये आपको बनाना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं फर्दर एक एक स्टेज पे। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और मेगाब्लास्ट। मेगाब्लास्ट में बड़ा होता है साइज में। तो सबसे पहले देखिए, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और मेगालोब्लास्ट इज द फर्स्ट सेल डिराइव्ड फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट। इट इज वेरी लार्ज इन साइज। What is the size? About 20 to 25 micron. Its nucleus is very large and occupies the cell almost completely. 20 या 25 माइक्रोकॉन का होगा और पूरा न्यूक्लियस से भरा रहेगा, ठीक। The nucleus have 2 or more nucleoli and reticular network. प्रोइरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल एब्सेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। साइटोप्लाज्म जो होगा वो बेसोफिलिक इन नेचर होगा। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाई सेवरल टाइम एंड फाइनली फॉर्म द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसमें फर्दर डिवीजन होगा तो क्या होगा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनेगा। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है, लेकिन क्या है वो, हाउएवर इट इज अपीयरेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन अकर्स ओनली इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हमको दिखाई देता है। शुरुआत तो हो गई है लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, ठीक। इसमें
Pro-erythroblast multiply several times and finally from the next stage called early normoblast. Synthesis of hemoglobin start in this stage. However, appearance of hemoglobin occurs only in intermediate. सेम बात है, आगे चलना है. अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो अगले स्टेज में आया उसमें क्या है, द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इज द लिटिल स्मॉलर देन प्रोइरिथ्रोब्लास्ट विथ अ डायमीटर अबाउट 15 माइक्रोन, यानी 20 माइक्रोन से रिड्यूस होके कहां आ गया, 15 माइक्रोन पे आ गया. इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलाई डिसअपियर. वहां पे क्या था, 1 और 2. प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में क्या था, 1 और 2 न्यूक्लियोलाई थे, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस भी रिप्लेस होगा फाइनली हीमोग्लोबिन से. तो अब क्या होगा, वो भी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क्स आकर the condensed network becomes dense, the cytoplasm is basophilic in nature, अभी भी basophilic है. So this cell is also called basophilic erythroblast. Alternate name है इसका. This cell develop into next stage called intermediate या third stage intermediate normoblast. Intermediate normoblast में आप देखिए कुछ खास चीजें होती हैं. It is smaller than, तो 15 हुआ था, 15 से और घट के क्या हो जाएगा, 10 to 12 माइक्रोन हो जाएगा. स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. क्रोमैटिन नेटवर्क सो मोर कंडेंसेशन, द हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयर्स. एक यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या आता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग. साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी बेसोफिलिक. साइटोप्लाज्म में क्या है, ऑलरेडी बेसोफिलिक है. नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इट स्टेन विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक. हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, पहले बेसोफिलिक था, एसिडिक बेसिक दोनों से स्टेनिंग लेता है, इसलिए हम इसके खास नाम देते हैं पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट. याद रखिएगा. दिस सेल डेवलप इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड लेट नॉर्मोब्लास्ट. ये क्लियर हो गया होगा. इंटरमीडिएट में हीमोग्लोबिन आ गया है और वह बाइफेजिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमोफिलिक या पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट. लेट नॉर्मोब्लास्ट देखिए फोर्थ स्टेज. डायमीटर ऑफ द सेल डिक्रीजेज फर्दर इनटू 8 to 10 माइक्रोन. ठीक. न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल एंड मच कंडेंस क्रोमैटिन नेटवर्क एंड दिस इज नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस. यानी कि आपको कहीं कहीं डॉट में थोड़ा सा न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा. क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. एंड द साइटोप्लाज्मिक बिकम मोर ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक. अब क्या हो गया, बेसोफिलिक था, फिर इंटरमीडिएट हुआ, उसके बाद एसिडोफिलिक हो गया. सो द सेल इज नाउ कॉल्ड आर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, आल्सो नोन एज आर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट. In the final stage of the late normoblast, just before it passes in the next stage, the nucleus disintegrate and disappear. न्यूक्लियस इसमें क्या हो गया, डिसअपियर हो गया. ठीक. बाय विच द न्यूक्लियर डिसअपियरेंस इज कॉल्ड पाइक्नोसिस. ये शब्द याद करिए. द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर इज कॉल्ड पाइक्नोसिस. द फाइनल रिमेंट इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द सेल. लेट नॉर्मोब्लास्ट डेवलप इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट. तो अब न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस होना प्रोसेस क्या कहलाता है, पाइक्नोसिस. याद रखिएगा. नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, रेटिकुलोसाइट. अब मैं बता रहा था रेटिकुलोसाइट और मैच्योर आरबीसी में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमैच्योर आरबीसी. रेटिकुलोसाइट अदरवाइज नोन एज इमैच्योर आरबीसी. इट इज स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर आरबीसी. आरबीसी जैसे 8 से 10 पहुंच ही गया था, 7 8 के आसपास ये रहेगा इसकी साइज. मैच्योर आरबीसी, द साइटोप्लाज्म कंटेन द रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलम which is formed by the remnant of disintegrated organelle. जब सब कुछ वहां से ऑर्गेनेली जब टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि वहां पूरा न्यूक्लियस आ जाता है, तो जो थोड़ा रेटिकुलर नेटवर्क बचा रहता है वही दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट. द रेटिकुलम ऑफ द रेटिकुलोसाइट स्टेन विद सुप्रावाइटल स्टेन. इन न्यूबॉर्न बेबीज द रेटिकुलोसाइट काउंट इज 2 to 6% ऑफ द आरबीसी, यानी 2 से 6% जो न्यूबॉर्न में होता है. इज दैट 2 to 6 रेटिकुलोसाइट आर प्रेजेंट फॉर एवरी 100 आरबीसी. द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट डिक्रीजेज. फर्दर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और मैच्योर आरबीसी की संख्या बढ़ती जाएगी.
During the first week after the birth, later the reticulocyte count remains constant, यानी कि जो 1 से 6%, 1 से 3% वो बना रहेगा, या फिर क्या और भी कम होकर के बिलो 1% हो जाता है। द नंबर आर इंक्रीजेज वेनिवर प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज। तो कब बढ़ सकता है? जब किसी कारण से हाइपोक्सिया हो और आरबीसी का प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़े, तो उसमें क्या होगा, डायपिडेसिस के प्रोसेस के दौरान कुछ इमेच्योर आरबीसी भी सर्कुलेशन में जा सकती हैं, तभी इसकी संख्या 1% से ज़्यादा आपको दिखाई देगी। रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक। अच्छा, एक याद रखिएगा, रेटिकुलोसाइट आर बेसोफिलिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिमेनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस की कमी की वजह से क्या होता है, ये थोड़ी समय के लिए बेसोफिलिक रहते हैं। इसके पहले क्या हो रहा था, स्टेनिंग एसिडोफिलिक हो रहा था, यहाँ पे बेसोफिलिक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सब ऑर्गेनेली ऑफ द साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल एंटर द ब्लड कैपिलरीज थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डायपिडेसिस। डायपिडेसिस का प्रोसेस याद रखिएगा। डायपिडेसिस क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टेज द सेल इंटर द ब्लड सर्कुलेशन है। रेटिकुलोसाइट जब मैच्योर आरबीसी के रूप में सर्कुलेशन में आएंगी तो क्या कहलाएगा, वो डायपिडेसिस कहलाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। आगे देखते हैं मैच्योर इरिथ्रोसाइट। मैच्योर इरिथ्रोसाइट क्या होता है, रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर एंड द सेल बिकम मैच्योर आरबीसी। तो मैच्योर आरबीसी क्या होती है, बाइकॉन्केव शेप होता है उसका, सेल की साइज 7.2 माइक्रोन डायमीटर होती है, और हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है विदाउट द न्यूक्लियस, विदाउट द न्यूक्लियस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इट रिक्वायर्ड 7 days फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी फ्रॉम द प्रोइथ्रोब्लास्ट, यानी 1 से 6 स्टेज यानी मैच्योर आरबीसी तक पहुंचने में लगभग 7 days लगते हैं। इट रिक्वायर 5 days अप टू द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। तो 5 दिन इसको रेटिकुलोसाइट तक पहुंचने में लगते हैं, 2 दिन क्या लगता है फॉर द मैच्योर आरबीसी, यानी कि 5 दिन में रेटिकुलोसाइट तक पहुंचता है और फर्दर 2 दिन में क्या होता है, मैच्योर आरबीसी में बदल जाता है। फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ द डायपिडेसिस इट इंटर इन द सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस। आखिर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो हमको याद करना है, तो वो देख लीजिए। प्रोइथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट, बट अपीयर नहीं होता, दिखाई नहीं देता। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। इंटरमीडिएट में क्या होगा, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, याद रखिएगा। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। रेटिकुलोसाइट स्टेज में क्या होगा, रेटिकुलम इज फॉर्म, सेल इंटर द कैपिलरी फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन। वो साइड ऑफ प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, वह कैपिलरी के अंदर आ जाएगा। और मैच्योर आरबीसी रेटिकुलम डिसअपियर, सेल अटेंड बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव में हो जाएगा, डंबल शेप बन जाएगा और 7.2 माइक्रोन की लेंथ जब प्राप्त कर लेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं कि चेंजेस ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले ये देखिए स्टेज आप देख लीजिए। तो पहला स्टेज क्या है, प्रोइथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, चौथा क्या है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, पांचवा क्या है, रेटिकुलोसाइट, छठा क्या है, मैच्योर आरबीसी। प्रोइथ्रोब्लास्ट में साइज क्या होगा, 20, आप घटाते जाइए, 15 हो जाएगा, 10 to 12 हो जाएगा, 8 to 10 हो जाएगा, 7 to 7.5 होगा, 7.2 माइक्रोन इसका नॉर्मल साइज होगा। न्यूक्लियस की क्या स्थिति होगी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियस 2 और मोर न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियाई डिसअपियर हो जाएगा और उसको क्रोमोजोम क्या है, डेंस होने शुरू हो जाएंगे। फर्दर कंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क का फर्दर कंडेंसेशन होगा इंटरमीडिएट में। और लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, स्मॉल विथ वेरी मच कंडेंसेशन, क्रोमेटिन इंक स्पॉट न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, धब्बा दिखाई देगा। रेटिकुलोसाइट में आपका न्यूक्लियस अब्सेंट होगा और आगे भी यह अब्सेंट रहता है। ठीक, नेचर देखिए, स्टेनिंग प्रॉपर्टी पहले बेसोफिलिक होगा, देन बेसोफिलिक होगा,
इंटरमीडिएट में पॉलीक्रोमोफिलिक होगा, एसिड बेस दोनों होगा। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, एसिडोफिलिक होगा। और रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, यह बेसोफिलिक होता है। बेसोफिलिक होता है कि कुछ रेटिकुल्स होते हैं और सेल जो ब्रेक हुए रहते हैं उसके कंटेंट रहते हैं। उसके बाद क्या आएगा, ये एसिडोफिलिक हो जाता है वापस से, क्योंकि वहां हीमोग्लोबिन पूरा ऑक्यूपाई करके रखता है। इंपॉर्टेंट इवेंट देख लीजिए, और प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाएंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। इंटरमीडिएट में क्या होगा, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग होगा। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस डिसअपियर बाय द पाइक्नोसिस, इट इज द प्रोसेस, इसको याद रखिएगा। रेटिकुलोसाइट में क्या होगा, रेटिकुलम इज फॉर्म्ड, सेल इंटर कैपिलरी फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोडक्शन। और मैच्योर आरबीसी में क्या होगा, रेटिकुलम डिसअपियर एंड सेल इंटर इन द सर्कुलेशन एंड सो द मैच्योर आरबीसी कैरेक्टर, यानी 7.2 माइक्रोन। ए न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होगा, और बाइकॉन्केव उसका शेप होगा। तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इजी है। हाँ, इसको याद रखिएगा, ये क्या है, ये बेसोफिलिक है, वहाँ बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोएसिस, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।